हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कूली। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और ये वीडियो देखने के बाद हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और क्या क्या चीज़ें हम इम्प्रूव करें और कौन कौन से टॉपिक पे और आगे आप वीडियो देखना चाहते हो। तो मनी मार्केट के अंदर हमने इससे पहले वाली वीडियोस में पढ़ लिया है कि मनी मार्केट क्या होता है। उसके अंदर ट्रेजरी बिल्स पढ़ा था जो एक पहला हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट था। आज हमने पढ़ना है मनी मार्केट का सेकंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कमर्शियल बिल्स और कॉल मनी मार्केट जो है वो हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम कमर्शियल बिल से। तो इसके बाद कॉल मनी मार्केट क्या होता है, नोटिस मार्केट क्या है, वो इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो कमर्शियल बिल से स्टार्ट करते हैं। कमर्शियल बिल्स के को समझने से पहले आपको समझना होगा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये जो कंसेप्ट है ये क्या होता है। ठीक है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल रखी है कि सपोज करते हैं कोई शख्स है ए, ये कोई सेलर है, ये कोई चीज बेचता है। ठीक है, कोई शॉपकीपर हो सकता है ये, या कोई कंपनी वगैरह हो सकती है, कोई रिटेलर होलसेलर कुछ भी आप मान लीजिए। ए कोई चीज बेचता है तो हमने सिंपल सेलर रखा है। ये कोई चीज बेचता है, कोई गुड्स बेचता है, और मैंने उसकी कीमत रखी है 1000 रुपीज। और इससे कोई शख्स है बी जो इसको खरीदता है। अब मैंने ये रखा है कि सपोज करते हैं कि जो ये बी है इसके पास 1000 रुपीज अभी है नहीं है देने के लिए, तो ये उधार पे लेता है ए से। ठीक है, तो अब सबूत क्या रहेगा ए के पास कि बी ने मेरे से उधारी पे कोई चीज ली है और बी जो है बी को मुझे 1000 रुपए देने हैं। तो वो सबूत के लिए ये यूज होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो ए क्या करेगा, ए विल इशू। देखिए यहाँ पे इशू कौन कर रहा है बिल बिल ऑफ एक्सचेंज, ए जो सेलर है वो इशू कर रहा है। ये अपने याद रखना है, बायर जो है जो खरीदने वाला वो इशू नहीं कर रहा है। जो सेलर है वो एक बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो इशू करेगा। उस बिल पे लिखा होगा 1000 रुपीज जो है वो बी को मुझे देने हैं। ठीक है, ए एक बिल इशू करेगा, उस पे लिखा होगा कि RS 1000 रुपीज जो है वो बी को मुझे देने हैं। और ये बी को वो देगा तो बी उसे क्या कर देगा, बी उस पे अपना साइन कर देगा। ठीक है, और सिग्नेचर के बाद ए विल कीप द बिल। तो वो बिल अपने पास कौन रखेगा, ए। ठीक है, तो जो सेलर है वो एक बिल इशू कर रहा है, उस बिल के ऊपर लिखा हुआ है कि मैंने फलां फलां चीज इतने रुपए की 1000 रुपए की बेची है इस शख्स बी को। बी के नाम पे होगा तो बायर के नाम पे होता है, और बी उसके नीचे सिग्नेचर करेगा। और ये होगा कि इतनी डेट के बाद, मतलब कुछ मैच्योरिटी पीरियड है 30 दिन 60 दिन या कुछ भी, उस डेट के बाद ये बी को मुझे इतने रुपीज पे करने, और बी ने उस पर साइन किया होगा कि बिल्कुल ठीक है। तो ये अपने पास वो रखेगा। ठीक है, तो अब इसका मैच्योरिटी पीरियड कितना हो सकता है, ये वेरी करेगा। 30 डेज हो सकता है, 60 डेज, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मतलब मैच्योरिटी पीरियड हो गया इतने दिन बाद जब बी ए जो है वो बी को वही बिल दिखाएगा और बी उसको पैसे देगा। ठीक है, अब इसमें एक कंसेप्ट आता है डिस्काउंटिंग का। सपोज करते हैं कि उसकी मैच्योरिटी पीरियड 30 डेज। ठीक है, 30 दिन के बाद ए को 1000 रुपया मिलने वाला था, बट ए को जरूरत पड़ गई कि ए को इमीडिएटली चाहिए। ठीक है, 5 दिन बाद ही ए को जरूरत पड़ गई। अब बी तो उसे 5 दिन बाद नहीं देगा क्योंकि उसके पास क्योंकि बिल पे लिखा है कि 30 दिन बाद देना। तो ए क्या कर सकता है इस केस में, जो ए सेलर है वो बैंक के पास जाएगा। ठीक है, और बैंक को कहेगा कि ये बिल है मेरे पास, इस पे लिखा है कि फलां बंदे बी ने मुझे पैसे देने, आप ये बिल रख लीजिए, आप बी से पैसे ले लीजिएगा। बैंक को बोलेगा कि तुम बी से पैसे ले लेना, अभी फिलहाल मुझे पैसों की जरूरत है तो आप ये बिल रख के मुझे पैसे दे दो। तो क्या बैंक ऐसा फ्री में करेगी? नहीं करेगी। बैंक क्या करेगी, कमीशन चार्ज करेगी। ठीक है, फर्ज कर लेते हैं ये 1000 का था, उस पे लिखा था 1000, तो बैंक तो बी से 1000 लेगी बट ए को 900 रुपए ही देगी, 100 रुपया कमीशन ले लेगी, 100 रुपया वो। तो ए ने क्या किया, बेसिकली अपना जो बिल बी को बेचा एट ए डिस्काउंट, तो इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग। ठीक है, डिस्काउंटिंग ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज। तो इसका मतलब क्या होगा, दस द प्रोसेस ऑफ इनकैशिंग, मतलब कैश निकालना बैंक से, इनकैशिंग ए कमर्शियल बिल फ्रॉम ए बैंक बिफोर इट्स मैच्योरिटी, मैच्योरिटी पीरियड से पहले ही, इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग।
तो इतना मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। When a bill of exchange is discounted from a bank, it is called a commercial bill. तो कमर्शियल जब बैंक से उसे हमने डिस्काउंट करवा लिया, उसे ए जो है सेलर जो है वो बैंक के पास जाके डिस्काउंट करवा लेता है, बैंक से मैच्योरिटी से पहले ही पैसे निकलवा लेता है कमीशन पे, तो उसको कहते हैं, तब उसे हम बिल ऑफ एक्सचेंज को कमर्शियल बिल कहते हैं। अब इसमें है कि बैंक्स कैन रीडिस्काउंट दिस कमर्शियल बिल फ्रॉम आरबीआई, एलआईसी एटसेट्रा, और दिस इज कॉल्ड रीडिस्काउंटिंग। अब फर्ज कर लीजिए कि वही प्रॉब्लम जो ए को आ रही थी वही बैंक्स को भी आ गई, बैंक्स को फर्दर पैसे उनको भी मैच्योरिटी से पहले जरूरत पड़ गई, तो बैंक्स आरबीआई के पास जा सकती हैं और आरबीआई को वो देंगी, आरबीआई वगैरह या और एलआईसी वगैरह वो कमीशन चार्ज करेंगी। वो जो 900 रुपया था वो उसका 800 बन जाएगा, 100 रुपया वो कमीशन चार्ज करेंगे, बैंक को 800 रुपया दे देंगे, और खुद वो जब 20 से मैच्योरिटी पीरियड के बाद 1000 का 1000 लेंगे। ठीक है, तो उसको रीडिस्काउंटिंग बोलेंगे। 10 कमर्शियल बिल, ये इंपॉर्टेंट है, आर नेगोशिएबल, मतलब इन ये जो है ये नेगोशिएबल हैं, इनको बेचा और खरीदा जा सकता है, दे आर ट्रेडेबल। तो ये याद रखना, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, मेन पॉइंट यही है, दे आर नेगोशिएबल। कैसे है नेगोशिएबल, अभी हमने देखा, उसको बैंक्स को दिया जा सकता है, बैंक्स आगे फर्दर दे सकते हैं। और दीज आर ड्रॉन बाई सेलर, इनको इशू कौन करता है, सेलर, ये याद रखना है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ट्रेडर वो बायर लिख सकते हैं सेलर की जगह, एंड इन द नेम ऑफ बायर, और नाम किसका होगा ऊपर उस बिल के, खरीदने वाले का, बायर का नाम। तो ये था हमारा कमर्शियल बिल। आगे चलते हैं हम, आगे इंपॉर्टेंट है इंटर बैंक मार्केट। देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने पहले पढ़ा है ट्रेजरी बिल। तो ट्रेजरी बिल बेसिकली क्या है कि अगर रुपए की जरूरत या फंड्स की जरूरत गवर्नमेंट को है तो उसके पास मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या है, मतलब अगर 1 साल से कम कम वक्त के लिए गवर्नमेंट को रुपए की जरूरत है तो गवर्नमेंट के पास इंस्ट्रूमेंट है ट्रेजरी बिल। अगर किसी शॉपकीपर वगैरह या इन छोटे मोटे बिजनेसमैन को जरूरत है तो उनके पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। अब अगर बैंक्स को जरूरत पड़ गई पैसे की, तो बैंक्स कहां से लाएंगी, दूसरी बैंकों से लाएंगी। तो इंटर इंटर बैंक हो गया, बैंक्स में आपस में जो मार्केट होती है, जो आपस में एक दूसरे से पैसा लेते हैं, उसको बोलते हैं इंटर बैंक मार्केट। और ये भी मनी मार्केट का हिस्सा है, मतलब ये शॉर्ट टर्म मार्केट है, 1 साल से कम कम के लिए पैसे ही आप ले सकते हो। तो अब इंटर बैंक मार्केट को, मार्केट में 3 टाइप की और मार्केट होती हैं, ठीक है। तो सबसे फेमस है इसमें कॉल मनी मार्केट। अगर किसी बैंक को 1 दिन के लिए रुपया चाहिए, सिर्फ 1 दिन के लिए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कॉल मनी मार्केट। 1 दिन के लिए रुपया मिल चाहिए, फर्ज कर लीजिए एसबीआई को चाहिए 1 दिन के लिए और वो आईसीआईसीआई से मांगती है 1 दिन के लिए, तो उस वक्त हम उसको बोलेंगे कॉल मनी मार्केट, ठीक है। और ये अपने डे याद रखना, 1 दिन के लिए, तो उसको कॉल मनी मार्केट। और अगर 2 से लेकर 2 to 14 डेज, अगर इतने ड्यूरेशन के लिए चाहिए तो उसको हम बोलेंगे नोटिस मनी मार्केट, ठीक है। और अगर 14 डेज से 365, अब 365 से ज्यादा तो हो नहीं सकता क्योंकि मनी मार्केट में 1 ईयर से कम के लिए होता है, तो 14 to 365 डेज के लिए अगर किसी बैंक को मनी चाहिए तो उसको बोलते हैं टर्म मनी मार्केट, वो जहां से लेगी उस मार्केट को बोलेंगे टर्म मनी मार्केट। अब इस इंटर बैंक मार्केट में इन तीनों में मतलब आपको याद रखना है कि कोलेट्रल कुछ नहीं है। कोलेट्रल क्या होता है, बेसिकली गिरवी रखना कोई चीज, ठीक है। जैसे आप किसी से, किसी मनी लेंडर से पैसे लेते थे, या पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा, औरतें जब अपने जेवर वगैरह को गिरवी रख देते थे, गरीब लोग अपने घरों को गिरवी रख देते थे किसी ठाकुर या लाला के पास, और वो लाला और ठाकुर जब उनको पैसा नहीं मिलता था तो वो जो घर या जेवर वो गिरवी रखते थे उसकी नीलामी करके अपना पैसा वसूल कर देते थे। तो वैसे ही इसमें नहीं होता, ऐसा नहीं है कि 1 दिन के लिए कुछ रुपया किसी बैंक को चाहिए तो उसने गिरवी में कुछ रखा है, तो इसमें कुछ गिरवी नहीं रखा जाता, कोलेटरल कुछ भी नहीं है। और इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसमें कुछ लिमिट्स होती हैं, ऑन लेंडिंग एंड बारोइंग, ठीक है, कि एक बैंक दूसरी बैंक को कितना पैसा दे सकती है उस पे भी लिमिट है, और कितना पैसा कोई बैंक इस मार्केट से बारो कर सकती है उसमें भी लिमिट है। ऐसा नहीं है कि कोई एक बैंक हो
ठीक है, कोई डुप्लीकेट सी बैंक, और एक ही दिन में वो करोड़ों रुपए, 1000 करोड़ रुपया काल मनी मार्केट के द्वारा लेके और भाग जाए, ऐसा नहीं है, कुछ लिमिट्स होंगी, ठीक है, क्योंकि रिस्क होते हैं, ठीक है। तो लेंडिंग और बारोइंग लिमिट होती हैं, वो क्या होती हैं, उन पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। अच्छा, इस पे कुछ इंटरेस्ट होगा क्या? एक बैंक दूसरे को रुपया देती है तो उस पे कुछ इंटरेस्ट तो चार्ज करेगी। हाँ, होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और उसको बोलते हैं कॉल रेट, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट को बोलेंगे कॉल रेट, मतलब कितना रुपया चार्ज होता है। अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड कैसे होता है? तो देखिए, ये एक मेथड दिया हुआ है, उस मेथड के बेस पे ये डिसाइड किया जाता है, और वो मेथड किसने दिया है ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फिम्डा। तो ये एक एसोसिएशन है, प्राइमरी डीलर्स बैंक्स वगैरह की वॉलंटरी एसोसिएशन है, ठीक है। जैसे टीचर्स एसोसिएशन होती है, आईएएस एसोसिएशन होती है, वैसे ही इन्होंने बैंक्स ने बनाई हुई है, और इसने कुछ मेथड दिया है। तो उस मेथड के बेस पे ये कॉल रेट डिसाइड होता है। आपने वो मेथडोलॉजी जो है वो पढ़नी नहीं है, आपने सिंपल याद रखना है, कोई एसोसिएशन है जो बना सकती है, जो जिसके मेथोडोलॉजी के बेस पे ये कॉल रेट डिसाइड होता है। मतलब क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि वो फिम्डा की जगह आरबीआई लिख सकते हैं या कुछ और लिख सकते हैं, तो वो आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा, अगर ये इतना आपको पता होगा। ये याद रखना, रीजनल रूरल बैंक्स, ये जो रूरल बैंक्स होती हैं दे डू नॉट पार्टिसिपेट। तो ये रीजनल रूरल बैंक्स जो हैं वो इस मार्केट में हिस्सा नहीं ले सकती, वो किसी दूसरी बैंक से पैसा शॉर्ट टर्म के लिए नहीं ले सकती। कौन कौन ले सकते हैं? तो फिर पार्टिसिपेंट्स क्या है? आरबीआई, वो तो रेगुलेटर है, वो इसमें पूरा रहेगी। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, आरआरबी के अलावा जो बची, वो कर सकती हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स इसमें हिस्सा ले सकती हैं, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स हिस्सा ले सकती हैं, और प्राइमरी डीलर्स हिस्सा ले सकते हैं। बारोइंग लिमिट क्या होती है? अभी मैंने बोला था कि लिमिट्स होती हैं, तो अब मतलब कोई बारो कर रहा है, मनी ले रही है कोई बैंक, तो उस पे क्या क्या लिमिट रहेंगी। तो अगर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है तो ये लिमिट आपने याद रखनी है, इन पे क्वेश्चन आ सकता है। तो शेड्यूल्ड कमर्शियल, इसका रटा ही मारना है, और कुछ चारा तो है नहीं है। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की जितनी भी कैपिटल होगी, जितना भी उनका टोटल कैपिटल है, उसके पास फंड है, अपना फंड और बारो किया हुआ फंड, उसका 125%, ठीक है, फर्ज कर लेते हैं इनकी कैपिटल 100 करोड़ है, तो 125 करोड़ तक ये पैसा काल मनी मार्केट के लिए, काल मनी मार्केट में उठा सकती हैं, उधारी पे ले सकती हैं दूसरी बैंक से। अगर कोऑपरेटिव बैंक है तो ये 2% ऑफ देयर एग्रीगेट डिपॉजिट, इनके जितने भी डिपॉजिट्स हैं उनका 2% उठा सकती हैं। और ये डिपॉजिट तो वेरी करते रहेंगे ना, डिपॉजिट्स आएंगे, विड्रावल होगा, तो हम कौन सा डिपॉजिट मानेंगे ये 2% के लिए? तो कौन सा डिपॉजिट होगा? जो उससे पहले वाले साल की 31 मार्च की डेट को जितना भी एग्रीगेट डिपॉजिट होगा, उसका 2% ही उठाएंगी। मतलब जैसे अभी कोई, आज ये चल रहा है मई जून चल रहा है, तो अभी कोई बैंक उठाना चाहती है तो वो पिछले साल का 31 मार्च को उसका एग्रीगेट डिपॉजिट कितना था, उसका 2% वो बारो कर सकती है किसी दूसरी बैंक से। और प्राइमरी डीलर, ये प्राइमरी डीलर क्या होता है ये अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे, बट इन पे अभी आप याद रख लीजिए, सबसे ज्यादा इनकी ही लिमिट है, ये 225% ऑफ देयर नेट ओन्ड फंड्स, इतने इनके जितने भी फंड है उनका 225% ये बारो कर सकते हैं, ठीक है। नेट ओन फंड कौन डिसाइड करता है, क्या होता है क्या नहीं, ये आरबीआई करता है, ये आपको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने याद रखना है 225% ऑफ देयर नेट ओन फंड प्राइमरी डीलर, ठीक है। और प्राइमरी डीलर किसी बैंक से नहीं लेंगे, दे विल बाई फ्रॉम प्राइमरी डीलर्स ओनली, ये भी कंपनियों की तरह होते हैं, ये किसी दूसरी प्राइमरी डीलर से ही खरीदेंगे। इसी तरीके से लेंडिंग लिमिट्स होती हैं। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक पे लेंडिंग लिमिट, मतलब एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक अगर दूसरी को दे रही है, अब ले नहीं रही है, अब दे रही है, तो 50% ऑफ इट्स कैपिटल, अपनी जितनी कैपिटल है उसका 50% दे सकती है। प्राइमरी डीलर है तो वो 25% ऑफ नेट ओन्ड फंड्स, लेने वक्त 225 और देने वक्त 25%। ये इसमें इंपॉर्टेंट याद रखना है कि कोऑपरेटिव बैंक्स और लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, इन पे कोई लिमिट नहीं है, ये जितना मर्जी दें। कोऑपरेटिव बैंक के लेने पे 2% लिमिट थी, बट देने पे, लेंडिंग पे जितना मर्जी ये लेंड करें, कोई लिमिट नहीं है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। और लैंड डेवलपमेंट बैंक्स होती हैं, इन पे भी कोई लिमिट नहीं है, किसकी? लेंडिंग की कोई लिमिट नहीं है। और ये याद रखना, लैंड डेवलपमेंट
बैंक्स जो हैं वो इस इंटर बैंक मार्केट में बारो कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे ये दो पॉइंट्स जो हैं इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक, कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर कोई लिमिट नहीं है लैंड करने की, और लैंड डेवलपमेंट बैंक्स पे भी कोई लिमिट नहीं है लैंड करने के लिए। और लैंड डेवलपमेंट बैंक्स का इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, दे कैन नॉट बारो इन दिस मार्केट, इस मार्केट में वो पैसा उठा नहीं सकते। दे कैन नॉट टेक दे कैन नॉट टेक मनी फ्रॉम अनदर बैंक, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब मनी मार्केट से नहीं ले सकते, ठीक है। और शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स 50% ऑफ देयर कैपिटल, ठीक है, ये याद रखना है। 125% बोरो कर सकते हैं, 50% ऑफ देयर कैपिटल दे सकते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स 2% ऑफ एग्रीगेट डिपॉजिट ऑन 31 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर वो ले सकते हैं, बट देने के लिए जितना मर्जी चाहे दे सकते हैं। और प्राइमरी डीलर 25% ऑफ नेट ओन फंड्स वो लेंड कर सकते हैं, उधार पे दे सकते हैं अगर कोई दूसरा प्राइमरी डीलर मांगे तो। और अगर इन्हें खुद चाहिए किसी को तो वो लेने पे कितना ले सकते हैं, 225%, सबसे ज्यादा। और लैंड डेवलपमेंट बैंक्स के लिए कोई लिमिट नहीं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में हम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स और कमर्शियल पेपर पढ़ेंगे, प्राइमरी डीलर क्या होता है वो पढ़ेंगे, और ढेर सारे एमसीक्यूज जो है वो मैं लेकर आऊंगा ट्रेजरी बिल्स पे, कमर्शियल बिल्स पे, कॉल मनी मार्केट वगैरह पे। तो इतना ही काफी है आज के